हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक से एक पोएम एमेंडा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइटल में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, इसका कुछ मीनिंग है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पूरा पोएम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। लिखा है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर एक बच्चा या तो कि आप भी ये फील करते होंगे कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है घर में, आपको पूरा फ्रीडम नहीं है, आप जो मर्जी वो नहीं कर सकते, आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ये फील करते होंगे कि आपका जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है, कर्टेल्ड है। ठीक है, तो इसी के यही थीम के ऊपर बेस्ड है ये पोएम। चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो स्पीकर है जो ये बात बोल रही है वो एक माँ है। किसकी माँ? टाइटल में क्या था? एमेंडा। एमेंडा एक छोटी सी लड़की है, लगभग 9 से 12 साल का। ठीक है, तो उसकी मम्मी है, वो ही यहाँ पे स्पीकर है, वो ये बात बोलती है। तो मदर बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। तो पहले लाइन से यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एमेंडा की माँ और एमेंडा में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं है। एमेंडा की माँ उसे बोलती है कि अपने नाखून को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर। हंच मतलब क्या होता है? ऐसे झुक के बैठना। ऐसे शोल्डर अगर आपका राउंड हो जाए, आप पिक्चर पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हंचिंग। ऐसे नहीं बैठना चाहिए। फिर स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मतलब आपका जो रिब बोन है, ठीक है, जो रीढ़ का हड्डी है, वो बैकबोन वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो बेंड नहीं होना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। ठीक है, तो उसकी माँ एमेंडा को बोलती है वैसे बैठने के लिए। तो यहाँ पे एमेंडा उसकी माँ लगातार उसे टोक रही है, एमेंडा ये करो, एमेंडा वो करो। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मदर इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग या फिर करेक्टिंग एमेंडा। ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे। ये सब वर्ड याद करते चलिए। नैगिंग, ये पूरा ही पोएम में आप देखेंगे कि जो मदर है वो लगातार नैगिंग कर रही है, करेक्ट कर रही है एमेंडा के बिहेवियर को। फिर ये जो ग्रीन से अंडरलाइन किया है, एमेंडा यहाँ पे भी दिख रहा है पोएम में, यहाँ पे भी एमेंडा दिख रहा है। तो ये दर्शाता है कि रिपीटेटिव नेचर ऑफ मदर्स इंस्ट्रक्शन। मदर लगातार इंस्ट्रक्शन दे रही है, ऐसे नहीं कि एक बात बोल के चुप हो जाए, वो लगातार बोले जा रही है, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ऐसे बैठो। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस यानी ये ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। पढ़ लेते हैं ये क्या है। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग प्लीसफुल्ली। तो ये जो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये है थिंकिंग, थॉट है ये एमेंडा का। वो अपने मन ही मन ये सोचती है, थॉट ऑफ एमेंडा। वो सोचती है कि देयर इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है काम एंड रिलैक्सिंग। एक काफ़ी शांत जगह होगा। कौन सा जगह? एमराल्ड कलर का सी होगा। एमराल्ड होता है ग्रीनिश ब्लू कलर स्टोन, आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं। इस कलर का जो एक सी होगा वो वहाँ पे काफ़ी शांति महसूस करेगी। वो ऐसा एक प्लेस इमेजिन कर रही है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है, इतना झिकझिक नहीं है उसकी माँ का, कॉन्स्टेंट नैगिंग नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और इस सी में वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वो इमेजिन करती है कि उस सी में इकलौता एक ही निवासी होगा और वो खुद एमेंडा होगी और कोई नहीं होगा वहाँ पर उसको रोकने टोकने के लिए। अब मरमेड, वो खुद को इमेजिन करती है मरमेड के रूप में, जल परी के रूप में इमेजिन करती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, और वो कैसे चाहिए? तैरेगी, काफ़ी खुशी से वो उस पानी में तैरेगी, वो बोल रही है। तो क्या ये रियलिटी है? रियलिटी तो नहीं है, ये तो उसके दिमाग का फैंटेसी ये बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एमेंडा इस तरीके से सोच के वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है एमेंडा के लिए काफ़ी कष्टदायक है, उसको लगातार टोका जा रहा है, उसका फ्रीडम कर्टेल्ड हो रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच के एक स्केप, कहीं भाग रही है, छुटकारा पा रही है, भले ही वो इमेजिनेशन में हो। तो ये जो उसका सोचना है वो क्या है? एक इमेजिनेटिव स्केप है। वो ख्यालों में ही कहीं ना कहीं छुटकारा पा रही है इनटू फैंटेसी वर्ल्ड। अब उसका ही एक सपनों का दुनिया है, वहाँ पे वो खुद को इमेजिन करती है, जहाँ पे उसको फ्रीडम मिलता है एंड सॉलिट्यूड, अकेलापन मिलता है। समझे कि नहीं? तो ये जो टर्म है इमेजिनेटिव स्केप, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में काफ़ी हेल्प करेगा। अभी आपसे पोएम को समझते चलिए, जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए, हम बता देंगे आपको सब क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिलेगा तैयार करने के लिए। ठीक है, ये सब वर्ड याद कर लीजिए। इमेजिनेटिव स्केप है एमेंडा का ये इनटू फैंटेसी वर्ल्ड। फैंटेसी वर्ल्ड में उसे दो चीज़ मिलता है, फ्रीडम और सॉलिट्यूड, अकेलापन। समझे? चलिए फिर यहाँ पे इस लाइन पे गौर कीजिएगा। लैंग्वेज एमराल्ड सी, सी को एमराल्ड कलर का बताया गया है, वो काफ़ी शांत है। तो ये लाइन पढ़ते ही हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे इमेजरी है, ठीक है। हमारे माइंड में कैसा इमेज क्रिएट होता है?
तो पेंट्स अ पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल एंड सेरीन यानी पीसफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। हम एक ऐसा अंडर वाटर वर्ल्ड इमेजिन करते हैं जो काफ़ी सुंदर होगा, काफ़ी पीसफुल होगा। तो ये जो दो वर्ड है ये भी याद कर लीजिए, ब्यूटीफुल, सेरीन। सेरीन का मतलब होता है पीसफुल। एक और वर्ड होता है ट्रैंक्विल। ये सब सिनोनिम एंटोनिम में आता है एमसीक्यूज में, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोएटिक डिवाइस इमेजरी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे थे एमेंडा, एमेंडा, तो ये भी पोएटिक डिवाइस हो गया। रिपीटिशन यहाँ पे, समझे। फिर ये दोनों लाइन डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो एनाफोरा हो जाएगा पोएटिक डिवाइस। आगे मूव करते हैं। अगला स्टैंजा फिर से ये पैरेंथेसिस में तो नहीं है ये, इसका मतलब ये स्पीकर बोल रहा है। स्पीकर कौन है? एमेंडा की माँ। वो बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। फिर से लगातार उसका माँ का कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म स्टार्ट है। ये सब टोन से समझ में आ रहा है उसकी माँ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। एग्जाम में आपसे टोन पूछेंगे कि स्पीकर का टोन कैसा है, तो फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। एनॉयड। पूछती कि तुमने अपना होमवर्क किया, रूम साफ किया कि नहीं? मैंने तो तुम्हें शूज़ को क्लीन करने के लिए बोला था, वो किया कि नहीं तुमने? ऐसा वो पूछ रही है। तो इस स्टैंजा से हमें क्या क्या बात सामने आता है? तो मदर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरा, वो कीपिंग एमेंडा अकाउंटेबल फॉर वेरियस चोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर के छोटे मोटे काम के लिए एमेंडा को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रही है उसकी माँ। रिपीटेटिव क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिल रहा है, लगातार वो टोक रही है। एनोइंग टोन है काफ़ी यहाँ पे, समझे कि नहीं यहाँ तक? चलिए, अब इसके रिस्पॉन्स में एमेंडा छोटी बच्ची कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन अपने मन ही मन में कुछ सोचती है। कुछ ऐसा दुनिया इमेजिन करती है जहाँ पे वो अकेली हो। वो इमेजिन करती है कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स ना हो। क्या एमेंडा यहाँ पे सच में अनाथ है? नहीं। वो इमेजिन कर रही है कि ऐसा जगह जहाँ पे उसको रोकने टोकने वाला कोई ना हो, पेरेंट्स ना हो, ठीक है। बोलते हैं कि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे ऑर्फन हूँ, मतलब फ्री हूँ वहाँ पे। रोमिंग द स्ट्रीट, रास्ते में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुज्ड बेयर फीट। वो एक सॉफ्ट डस्ट पे चल रही है, ठीक है। डस्ट तो सॉफ्ट होता ही है, उस पर वो चल रही है और चलते वक्त पैटर्न बना रही है। फिर विथ माई, और उसका जो पैर है वो नंगा पैर है। और हुज्ड, जब वो नंगे पैर चलेंगे तो क्या आवाज़ होता है? नहीं होता है। काफ़ी साइलेंटली वो वहाँ पे चल रहे, काफ़ी शांति है, इतना झिकझिक नहीं है। द साइलेंस इज गोल्डन। वहाँ पे जो शांति मिलेगा वो स्ट्रीट में, वो गोल्डन के इतना कीमती होगा वो साइलेंस। एंड द फ्रीडम इज स्वीट। और जो उसे आज़ादी मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा इसको, समझे। तो यहाँ पे कुछ बात नोटिस करना है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। ये पूरा स्टैंजा से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द नैगिंग एंड एमेंडास फैंटेसी स्केप। इमेजिनेटिव स्केप है, वो इमेजिन कर रही है ऐसा दुनिया जहाँ पे उसको फ्रीडम मिलेगा। तो दो चीज़ में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है यहाँ पे। एक तो लगातार उसका मम्मी का झिकझिक, नैगिंग, और दूसरा है फैंटेसी स्केप। ये दो चीज़ का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है ये, साइलेंस इज गोल्डन। वहाँ पे साइलेंस को कॉन्ट्रास्ट किया गया है नैगिंग से। उसकी वहाँ लगातार टोक रही है, तो साइलेंस को कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है नैगिंग से, समझे। और फ्रीडम को कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है रेस्ट्रिक्शन सी फील्स। उसकी मम्मी के अंडर में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन में उसको रहना पड़ रहा है, तो फ्रीडम उसको मिल जाएगा इस स्ट्रीट में, ठीक है। फिर इस लाइन से, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुज्ड बेयर फीट, ये क्रिएट करता है अ सेंस ऑफ सेरेनिटी एंड एस्केप, समझे। मतलब एक ऐसा जगह वो जाना चाहती है जहाँ पे उसको सेरेनिटी, पीस, ट्रैंक्विल मिलेगा और एस्केप, आज़ादी मिलेगा। ये इस लाइन से ये मैसेज आता है, ठीक है। आ जाइए अगले स्टैंजा में। फिर स्पीकर यानी उसकी मम्मी कुछ बोलती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। फिर उसकी माँ लगातार कॉन्स्टेंट नैगिंग कंटिन्यू करती है। उसके डाइट को कंट्रोल करती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। उसके अपीयरेंस को कि ये खाने से एक्नी हो जाएगा, पिंपल्स हो जाएगा। फिर उसकी माँ बोलती है कि जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मुझे देखा करो, ऐसा नहीं कि मुझे इग्नोर कर रही हो। अटेंटिव रहो, जब मैं कुछ बोलूँ तो उसको ध्यान से सुनो। उसकी माँ का लगातार वही फ्रस्ट्रेटेड टोन और क्रिटिकल टोन कंटिन्यू है। फिर एमेंडा फिर से यहाँ पे पैरेंथेसिस में कुछ सोचती है। ये सब बोलती नहीं है, उसका सिर्फ मन का ख्याल है। वो अब इमेजिन करती है कि आई एम रपेंजल। रपेंजल एक फेमस फेरी टेल का कैरेक्टर है, एक कहानी है, परियों की कहानी। पहले आपको ये कहानी पता होना चाहिए, ठीक है। रपेंजल का स्टोरी सुन लीजिए। होता क्या था कि रपेंजल नाम की एक काफ़ी सुंदर लड़की थी, ठीक है, यंग वुमेन थी। इसके बाल काफ़ी लंबे थे और उसमें कुछ मिराकुलस पावर थे, मैजिकल पावर थे, ठीक है, उसके बालों में। तो एक बार क्या आता है कि एक विच होती है, मतलब जादूगरनी, विच
वो रेपेंजल को किडनैप करके कहाँ रख देती है, टावर में रख देती है, टावर के सबसे ऊपर वाले जगह पर रख देती है रेपेंजल को, ठीक है। और इस टावर का खास बात यह है कि इस टावर में कोई भी स्टेयर्स, सीढ़ी नहीं होता है। तो आप सोचेंगे ये जादूगरनी ऊपर नीचे कैसे जाती होगी, तो हम बताए थे कि रेपेंजल का बाल काफ़ी लंबा था, तो ये विच इस बालों के सहारे ऊपर चढ़ती थी और नीचे उतरती थी। समझे यहाँ तक। अब क्या होता है कि एक दिन रेपेंजल गाना गा रही होती है, सिंगिंग कर रही होती है, तो ये गाना सुन के एक सामने से प्रिंस जा रहा होता है। ये प्रिंस ये गाना सुन के टावर में पहुंच जाता है बालों के सहारे और रेपेंजल से मिलता है, फिर दोनों में लव हो जाता है, ठीक है। फिर अक्सर ये प्रिंस ये रेपेंजल से मिलने आते रहता था ये बालों के सहारे ही। एक दिन क्या होता है कि ये विच देख लेता है कि दोनों का अलग ही चक्कर चल रहा है। इससे ये विच काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो क्या करती है कि ये प्रिंस को अंधा कर देती है, ब्लाइंड कर देती है और इसके बालों को काट देती है, रेपेंजल के बालों को काट देती है, ठीक है। और फिर ऐसे करके छोड़ दिया जाता है। फिर ये प्रिंस भटकते भटकते एक दिन मिलता है ये रेपेंजल से, और फिर हम पहले बता दिए इसके बालों में कुछ मैजिकल पावर था, तो उसी से इसका फिर रोशनी वापस आ जाता है। ऐसा कुछ स्टोरी है, ठीक है। तो अब आते हैं वापस पोएम में। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मतलब कि मैं अब रेपेंजल हूँ, एक ऐसे वैसे ही पड़ी हूँ एक, ठीक है। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। देखिए स्टोरी में क्या हुआ था, इस टावर में रखा गया था रेपेंजल को किडनैप करके। तो टावर क्या रिप्रेजेंट करता है स्टोरी में, अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, एक किडनैप, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, अच्छा जगह तो नहीं माना जाएगा, नेगेटिव सेंस में स्टोरी में यूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ पे एमेंडा उस टावर को ही अच्छा जगह मान रही है। बोल रही कि इस टावर में जो लाइफ होगा ना वो काफ़ी ट्रैंक्विल यानी पीसफुल होगा, और रेयर काफ़ी अच्छा जगह होगा, मतलब वहाँ पे कोई आता जाता नहीं होगा, ठीक है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, बोलते कि मैं रेपेंजल रहूँगी तो मेरे बाल काफ़ी लंबे रहेंगे और मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी ताकि कोई पकड़ के उसको ऊपर ना आ जाए। मुझे तो अकेलापन चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए, इसलिए मैं कभी भी नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को कभी खिड़की से नीचे नहीं गिराऊंगी, ठीक है। ऐसा वो इमेजिन करती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। पहला तो टावर के बारे में। टावर स्टोरी में होता है प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, लेकिन यहाँ पे एमेंडा के लिए ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ट्रैंक्विलिटी एंड रेयरिटी, ये दो चीज़ उसे मिलेगा, ठीक है। फिर इन फेरी टेल रेपेंजल लेट्स डाउन हर हेयर फॉर प्रिंस टू क्लाइंब, बट हेयर सी डज नॉट वांट एनीवन टू इंट्रूड ऑन हर पीसफुल सॉलिट्यूड। स्टोरी में तो ये अपने बालों को गिरा के रखती थी ताकि कोई भी चढ़ के ऊपर नीचे जा आ पाए, लेकिन एमेंडा ऐसा नहीं चाहती कि वो अपने बालों को गिरा के नीचे रखे, क्योंकि उसे शांति चाहिए, कोई उसका शांति को भंग ना करे, इंट्रूड ऑन ना करे, ठीक है। चलिए फिर अगला स्टैंजा में स्पीकर कुछ उसकी माँ कुछ बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। सल्किंग का मतलब रिफ्यूज टू स्पीक एंड स्माइल। एकदम आपका पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं, आप एकदम चुपचाप पत्थर जैसा पड़े हुए हैं ना, कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। तो बोला ऐसे मुंह फुला के मत बैठो, ठीक है, चिढ़ के मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, बोले कि तुम बहुत मूडी हो, जल्दी इरिटेट हो जाती हो, अपसेट हो जाती हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगती हो। एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू एमेंडा, कोई भी तुम्हें देखेगा तो वही सोचेगा कि मैं तुम्हें लगातार डांटती रहती हूँ, लगातार परेशान करती रहती हूँ। अब देखिए इस लाइन से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। इस लाइन से हमें समझ में आता है कि उसकी मम्मी को भी कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज़ है कि वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा नैगिंग करती है, परेशान करती है, लेकिन फिर भी ये आरोप वो इनडायरेक्टली अपने बेटी पे ही डाल देती है कि तुम ऐसा हरकतें करती हो जिस वजह से मुझे इतना डांटना पड़ता है। तो वही यहाँ पे लिख दिया है कि मदर बिलीव्स एमेंडाज मूडीनेस मेक्स हर सीम लाइक अ बैड पेरेंट, ठीक है। अमेंडा इतना मूडी है कि पेरेंट उसको लगातार टोकते हैं, जिस वजह से एक बैड पेरेंट का इमेज बन जाता है उनका। इट ऑल्सो सजेस्ट द मदर माइट बी अवेयर ऑफ हर ओन क्रिटिकल टोन बट ट्राइज टू डाउन प्ले इट। मदर को कहीं ना कहीं इस बात का आवाज़ है कि वो खुद बहुत क्रिटिकल हो जाती है, बेटी को बहुत डांटती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करती है, सारा आरोप अमेंडा पे ही डाल देती है कि तुम इतना मूडी हो इसलिए मुझे डांटना पड़ता है, ऐसा करके। यहाँ पे टोन का अगर बात किया जाए तो पूरा पोएम में ही फ्रस्ट्रेशन का टोन है, ठीक है। चलिए जो लिखे थे वो तो बता दिए, इसी के साथ ये पोएम एंड होता है। लेकिन बहुत जो यहाँ पे लिखे रखे हैं उतना तो पता होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। ये आप इस टाइटल में एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज़ किया गया है।
तो ये देखिए, इसको आप सिर्फ एमेंडा अगर प्रोनाउंस करेंगे तो एमेंडा सिर्फ है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो एमेंडा एमेंडा, ऐसा मतलब किसी को आप बहुत डांट रहे, बार बार बोल रहे हैं उसको। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लेमेशन मार्क स्पीकर्स इंसिस्टेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। स्पीकर जो है वो काफ़ी जिद कर रहा है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। ये हाईलाइट करता है द इंटेंसिटी ऑफ स्पीकर्स टोन। समझ गए? चलिए, ये हो गया। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे, इसका भी जानकारी ले लेते हैं। एमेंडा को क्या लगता है आपको? पोएम में तो कहीं उम्र का जिक्र नहीं है, तो कैसे हम गेस किए कि एमेंडा का उम्र 9 से 12 साल का होगा? तो 2-3 चीज़ से पता चलता है। सबसे पहले इस पोएम में जो छोटे मोटे काम है, बिहेवियर को ठीक करना, सीधा बैठना, एमेंडा का ऐसा ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है, तो ये सब इस उम्र का बच्चा ही ज़्यादातर कॉमनली करता है। ये सब हाइजीन, नाखून चबाना, ये सब इतना छोटा बच्चा ही कर सकता है, ठीक है, झुक के बैठना, उस सबसे पता चला कि एमेंडा का उम्र इसी रेंज में होगा। फिर बोला गया है जो स्टैंजा 2, 4, 6 ये पैरेंथेसिस इसमें दिया हुआ है, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न वही बोल सकते हैं कि वो पोएम का पार्ट, मतलब डायलॉग का पार्ट तो नहीं था, वो एमेंडा का अपना थिंकिंग था, ये एमेंडा का इनर वर्ल्ड था। ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा था रियलिटी और फैंटेसी में। उसकी माँ जो बोल रही थी वो रियलिटी था, एमेंडा जो सोच रही थी वो फैंटेसी था। एम्फेसाइजिंग साइलेंस, और साथ ही साथ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में, ये क्या एमेंडा ने बोला क्या वर्बली? नहीं बोला, नहीं, वो सिर्फ उसके मन का ख्याल है, मन में सोचा, तो ये साइलेंस भी दर्शाता है, इसलिए पोएट ने ऐसा पैरेंथेसिस यूज़ किया उन सब स्टैंजा में, ठीक है। फिर स्टैंजा नंबर 2, 4, 6 का स्पीकर कौन है? तो इस सब का स्पीकर तो एमेंडा ही है जो ब्रैकेट में है। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5, 7? 1, 3, 5, 7 मतलब जो ब्रैकेट में नहीं है, पैरेंथेसिस में नहीं है, उसका स्पीकर है मम्मी, मदर। तो क्या ये एमेंडा मम्मी की बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है? तो जाहिर सा बात है, नहीं सुन रही है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि एमेंडा कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देती है, उसकी मम्मी इतना टोक रही है लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। कन्फ्लिक्ट हो रहा है मम्मी एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन और एमेंडाज इनर वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट शो किया गया है। What could Amanda do if she were a mermaid? She were a mermaid. अगर जल परी होती तो एमेंडा क्या करती? तो अंडरग्राउंड वर्ल्ड को, अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती, वहाँ पे उसको सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी मिलता, वो मेराइन एनिमल से, मेराइन लाइफ से फ्रेंडशिप कर रही होती, सिंगिंग करती घूमती, ऐसा ड्रिफ्टिंग कर रही होती। चलिए, इतना है। और एक 2-3 बात नोटिस कीजिए, कई बार ये सब पोएम पढ़ के लगता है कि एमेंडा काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड होगी। तो क्या ये बात सही है? आपको भी एज अ रीडर लगता है कि एमेंडा डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो उसकी मम्मी का कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, वो ये सब इमेजिन कर रही है। तो इमेजिन करने का जो उसका रिएक्शन है, ये एक जस्ट अ कोपिंग मैकेनिज्म है, वो उस सिचुएशन से कोप अप कर रही है टू डील विथ कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। किसी को भी इतना डांटा जाएगा तो अच्छा है कि वो कम से कम अपने ख्यालों में खोई हुई है, वहाँ पर थोड़ा उसको शांति मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एमेंडा एक बदमाश बच्ची है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मम्मी का अगर फ्यूचर का बात किया जाए तो मम्मी काफ़ी बॉसी है, काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी कमांडिंग है। तो ये सब कुछ कीवर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ ये पोएम एंड होता है। अब आपको मिलेगा 2 चीज़। सबसे पहले तो पहले बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इस पोएम से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है एमेंडा क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कर देना है बाय CBSE गाइडेंस। ये लिख के सर्च कीजिए, पहले नंबर पे मिल जाएगा आपको। और दूसरा चीज़ मिलेगा आपको, ये जो भी PDF है, जिसको जो भी चीज़ हम लिख रखे हैं, सब जितना भी अंडरलाइन किए हुए, ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ से आप पूरा इस चैप्टर को तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर तो और कुछ नहीं आएगा। खासकर से जो वर्ड हम रिपीट किए हैं, क्रिटिसिज्म और इमेजिनेटिव स्केप, सेरेनिटी, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।